हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो क्रैश कोर्स का 4th लेक्चर है। इसमें आज हम काइनेमेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। हमने आपको बताया है कि हमने इनके पीडीएफ डाल रखे हैं। आप पीडीएफ से भी थ्योरी को कंफर्म करें और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उनको लगाने की कोशिश करें। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो उससे कंसर्न प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ 11th-12th में उनका डिटेल में थ्योरी डाली गई है। या कोई थ्योरी क्लियर ना हो तो वहाँ से चेक कर लें। कॉम्पिटिटिव लेवल के उसमें अलग से न्यूमेरिकल पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। आप कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल को चेक करने के लिए अगर आपको अधिक स्टडी करनी है तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल को आप जरूर लगाएं। ओके, अगर समय मिले तो। ओके, तो काइनेमेटिक्स में जो है वो हम स्टडी करते हैं मोशन की पार्टिकल के विदाउट एनी कॉज। हम यहाँ पर जितनी भी बॉडी होती हैं उनको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह। और बॉडी, ध्यान रखना, जो हम बॉडी की स्टडी करते हैं पूरे फिजिक्स में वो रिजिड बॉडी है। इसका मतलब होता है कि अगर हम बॉडी को मोशन दे दें तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यानी हम रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स में हम सभी बॉडी को पार्टिकल मानकर चलते हैं। दूसरी बात, मोशन आपको मालूम है कि किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर हम एक ही फ्रेम से देखें तो बॉडी रेस्ट में दिखाई पड़ती है, अगर हम किसी दूसरे फ्रेम से देखें तो बॉडी मोशन में दिखाई पड़ती है। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लगाना बहुत जरूरी है कि हम किस फ्रेम से हम स्टडी कर रहे हैं, मोशन की या रेस्ट की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम अटैच करते हैं तो उसका मतलब है कि वहां पर हम कोऑर्डिनेट अटैच करते हैं। कोऑर्डिनेट आपको मालूम 3 तरह के 1D 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट जब आप अटैच कर लेंगे तो नेचुरल है कि वहां पर ओरिजिन होगा। अब पार्टिकल अगर कहीं पर है, प्लेन पर ले लें 2D पर, तो उसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो, अगर वो उसका एक भी कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई जेड अगर चेंज हो रहा है तो समझ लो कि वो पार्टिकल मोशन में है, अदरवाइज पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक, हम यहाँ पर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की हम बात न्यूटन्स लॉ में करेंगे। वैसे हम यहाँ पर इनर्शियल जो फ्रेम होते हैं उनका मतलब वो रेस्ट में होंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे होंगे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सीलरेटेड फ्रेम होते हैं। ठीक, यहाँ पर हम ध्यान रखना कि काइनेमेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो फार्मूले आप पढ़ते हैं वो वैलिड नहीं है। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर हो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर कोई भी मोशन एब्सोल्यूट रेस्ट उसमें नहीं है, यहाँ पर सभी जो है बॉडी मोशन में है। अर्थ जो है वो खुद रोटेट हो रही है, लेकिन हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं और फिर हम उसके रिलेटिव स्टडी करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि मोशन कितने तरह का है, तो मोशन 3 टाइप्स का है। एक ट्रांसलेटरी है, एक आपका रोटेटरी है, ठीक, एक वाइब्रेटरी होता है। तो रोटेशन और वाइब्रेशन यहाँ टॉपिक नहीं है, या ऑसिलेटरी नहीं है टॉपिक, यहाँ हमारा ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो टॉपिक है। ट्रांसलेटरी जो मोशन होता है वो 2 टाइप का है, यहाँ हमने नोट किया है ऊपर। ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप का है, एक रेक्टिलिनियर मोशन है, दूसरा कर्वीलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कर्वीलिनियर मोशन का मतलब है कि कर्व में हो, इसका मतलब है कि इसमें सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल सब इसी में आएंगे। यहाँ पर जब हम ये मोशन जो है, पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन की स्टडी करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सभी जो वेरिएबल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर आइए। डिस्टेंस आपको मालूम है कि एक्चुअल पाथ लेंथ होती है चली हुई, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। अगर यहाँ पर ओरिजिन अटैच है, कोई पार्टिकल आगे जा रहा है, जब तक वो फॉरवर्ड जाएगा मेरी तरफ से प्लस एक्स डायरेक्शन को, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। आपको मालूम है जैसे ही रिटर्निंग होगा डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा, ओरिजिन पर वापस आने पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इधर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा माइनस एक्स की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों होते हैं, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो अगर हम वेक्टर में लिखेंगे तब तो आई जे के लगेगा, ध्यान रखना। अगर हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल रहे हैं, जैसे एक पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन में है, पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है, यहाँ पर टाइम t = 0 है, पार्टिकल b पर पहुंचता है। यहाँ पर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, नेचुरल है कि टोटल सरकमफ्रेंस 2πr होगा, उसका 1/4 पार्ट है, इसलिए 2πr/4 कर देते हैं। रेडियस को हमने 3 मीटर यहाँ पर
पुटअप कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ए से बी जाने पर वो नेचुरल है कि ये 3 है, ये 3 है, तो ये डायरेक्ट लेंथ होगी और ये पाइथागोरस लगाएं तो 3√2 होगी। इस तरह से आप ए से बी जर्नी में आगे भी कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो अलग मैटर है। यहाँ पर जैसे ओ से ए पर पोजीशन है इसकी इनिशियल ए पर यानी t0 पर, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो 3i है। ठीक, अब बी पर पहुंच गया तो इसका पोजीशन वेक्टर 3j है। अब डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा वो ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, तो r2 माइनस r1 होगा, यानी कि r2 मतलब 3j माइनस 3i। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी 3√2 आएगा। यानी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और हमने इसको अगर r1 वेक्टर लिखा और इसको r2 वेक्टर लिखा तो r1 वेक्टर 3i होगा और r2 वेक्टर 3j होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे डेल्टा r तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगा, यानी कि 3j माइनस 3i होगा और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3√2 होगा, जो कि हमने यहाँ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में i j k का लगना जरूरी है। जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का आप कोई भी कर्व प्लॉट करते हैं तो आपको मालूम है कि इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। ठीक, और ध्यान रखना कि जब तक हमारा कोई पार्टिकल ओरिजिन से प्लस x की तरफ जा रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, कर्व एक जैसा होगा। ठीक, तो जनरल में हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। इसके स्लोप को चेक करें। जो हमारा पहला कर्व ए को लें, ए का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो बी का स्लोप है यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ एंगल θ1 है इस पॉइंट पर, यहाँ एंगल θ2 है, θ2 ग्रेटर देन θ1 है, इसका मतलब इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो बी का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और सी का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और डी का स्लोप कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट में है। अगर किसी भी जगह पर स्लोप नेगेटिव आता है, जैसे ये हमने ग्राफ बनाया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, यहाँ का जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, अच्छी तरह से ये बात समझ लेना कि ओरिजिन से अगर कोई पार्टिकल प्लस x को जा रहा है, ठीक, आगे को प्लस x को, तो इस समय वेलोसिटी इधर को जाएगा तो पॉजिटिव होगी, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर रिटर्निंग है तो नेगेटिव होगा। ठीक, ये हमारे ऊपर है कि हम कोऑर्डिनेट को कैसे चूज करते हैं। हम प्लस x को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे किसी पार्टिकल को आपने ग्रेविटी में ऊपर फेंक दिया तो अपवर्ड जाते समय अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक, और जो ग्रेविटी का एग्जाम्पल होता है, ये 1D मोशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का, क्योंकि पार्टिकल सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें, तो स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब रिटर्निंग है, यानी माइनस x की तरफ पार्टिकल जा रहा है। ठीक, और ध्यान रहे कि पार्टिकल जब रिटर्न होता है तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है। इस कर्व से आप इसको चेक करने की कोशिश करें, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ये कर्व इसी को सी वाले को आगे इंक्रीमेंट करके बनाया गया है। यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर फिर वापसी होने लगी, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 है। जैसे आप ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक दें तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उसके बाद पार्टिकल रिटर्न होता है। हमने हाईएस्ट ऊपर जाते समय वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ 0 होगा, स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इसी से समझ लें पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, ध्यान रखना, वो ग्रेविटी से डाउनवर्ड लग रहा है। इसके बाद जब डाउनवर्ड आया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आकर उसके बाद अगर नीचे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जब रिटर्निंग होगी तो डिस्टेंस का कर्व ये नहीं बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कर्व आप देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी एक बार 0 होने के बाद यहाँ स्लोप फिर इंक्रीज होने लगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इंक्रीज होगी। हमने ऊपर लिखा है इफ पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, आप स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो आपकी धीरे धीरे डिक्रीज हुई, यहाँ 0 हुई और फिर इंक्रीज होने लगी, इसका स्लोप यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो और पॉजिटिव है स्लोप। यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमने यहाँ पर स्लोप को डालकर दिखा भी दिया कि ये लेस देन 90 है। ठीक, हाँ ध्यान रखें कि जो हम वेलोसिटी वगैरह पढ़ते हैं वो इंस्टेंटेनियस है।
ठीक। अगर एवरेज आप लेते हैं तो एवरेज में हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं तो हम इसको लगवा देंगे आपको ऑब्जेक्टिव। ठीक। ठीक इसी तरह से अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप आपको मालूम है एक्सीलरेशन देगा। एक्सीलरेशन dv बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक। एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर पहले चेक कर लें। ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसमें लिख दिया है ए कांस्टेंट है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर ये वाला जो कर्व नीचे बना रखा है इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, और इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ पर देख लें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन डिक्रीज होने का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी है उसमें, और वेलोसिटी है तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन अगर है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर ए डिक्रीजिंग लिखा है लेकिन उसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ पर जरा एक्सीलरेशन के बारे में डिटेल में समझ लें बात को कि अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी जीरो होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। जैसे फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चला, सेकंड में जो है वो 2 मीटर पर सेकंड, और थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड चला। इसका मीनिंग है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी जीरो है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो जरूर जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक। अगर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, मान लीजिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेचुरल है कि स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर मान लीजिए पार्टिकल फॉरवर्ड को जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन को और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज होगी। अगर कोई पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन को, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज होगी, उसी में रिटर्निंग होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है देन स्पीड इंक्रीजेज है, नेगेटिव है देन स्पीड डिक्रीजेज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हम इसको dv बाई dt से लिखते हैं। ठीक है। और इसका मतलब है यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा। और अगर हम इसमें वेक्टर लगाते हैं इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब आपका ये जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। जैसे कोई पार्टिकल अगर कर्व में मोशन कर रहा है, वहां पर देखें ऊपर डायग्राम में, वहां पर हमने स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रखी है। ठीक। यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने का मीनिंग है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। ठीक। 1D मोशन में पार्टिकल जो है अगर वो एक्सीलरेटेड है तो इसका मतलब है कि dv बाई dt भी जीरो नहीं है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी जीरो नहीं है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, क्योंकि स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना। कर्व मोशन में इसमें ध्यान रखना, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक इसी तरह से ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है, ये इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो है, अगर यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है कि स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, रिवॉल्व कर रहा है, ऐसी कंडीशन में जो स्पीड कांस्टेंट है इसलिए dv बाई dt जीरो होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर जीरो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है तो उसमें स्पीड भी चेंज होगी, और अदर कोई कर्व हो तो तब भी ये बात ध्यान रखें, जैसे हमने अभी ऊपर डायग्राम बनाया था। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, इसका मतलब है उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा जिसे हम dv बाई dt लिखते हैं, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है ना। और जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है at जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमेशा dv बाई dt के इक्वल होता है। और जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है, रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं या हम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं या नॉर्मल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जो कि ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर होगा।
वहाँ देखें ऊपर डायग्राम में, यहाँ पर हमने लिख रखा है AT dv/dt है और AR v²/r होता है, या इसी को आपको मालूम होगा सर्कुलर मोशन में r ओमेगा स्क्वायर के भी इक्वल होता है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें दोनों एक्सीलरेशन होंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा और रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा, और दोनों 90 डिग्री पर होंगे। ठीक से डायग्राम में चेक करें, 90 डिग्री पर होने की वजह से उसमें नेट एक्सीलरेशन अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें आप पाइथागोरस का यूज करें। ठीक, हाँ, एवरेज एक्सीलरेशन अलग चीज होती है। एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ध्यान रहे, अगर वेक्टर में पूछा गया है एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर में, मैग्नीट्यूड अलग चीज है। ठीक, जैसे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम ले, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसी कंडीशन में जब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वेक्टर को माइनस करेंगे। वेक्टर जरूर आना चाहिए आप लोगों को, v2 माइनस v1। v1 अपवर्ड है इसलिए इसको डाउनवर्ड कर लिया, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो एवरेज एक्सीलरेशन अगर कहीं पर भी निकालना हो तो वेक्टर के साथ वेलोसिटी को लिखिए। वेक्टर के साथ लिखने का मीनिंग होता है हमारा कि यूनिट वेक्टर i j k में लिखना, रिजॉल्व करके, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालें और निकालने के बाद उसको डिवाइड कर लें। अगर वेक्टर में होगा तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये v2 इस तरफ है, अगर मैग्नीट्यूड इसका v है तो इस तरफ का मतलब माइनस vi, यहाँ पर डाउनवर्ड है तो माइनस vj होगा। दोनों का वेक्टर सम कर दें, डेल्टा v होगा। अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, ये v है ये v है, तो नेचुरल है ये v√2 होगा। ठीक, तो क्या चीज वेक्टर पूछा गया है या एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, देखकर काम करें। यहाँ पर दो फॉर्म हम एक्सीलरेशन की और लिखते हैं जो कि आप फेमिलियर होंगे। एक्सीलरेशन जो है वो आपका dv/dt है, इसको हमने ब्रेक कर लिया, d/dt, और वेलोसिटी को ds/dt लिख दिया है। अगर डिस्प्लेसमेंट में है तो वेक्टर में लिख सकते हैं, अगर 1D में है तो हम वेक्टर को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव हो गया d2s/dt2। इसी तरह से अगर हम चैन रूल लगा दें, एक्सीलरेशन dv/ds इंटू ds/dt, तो ds/dt की जगह वेलोसिटी लिख दें, तो ये भी फार्मूला एक्सीलरेशन का है जो कि न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। एक्सीलरेशन a = v dv/ds। और एक पॉइंट यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग है कि एक्सीलरेशन प्लस x को लग रहा है। अगर पार्टिकल भी जा रहा है यानी कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, यानी कि पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन को है वेलोसिटी, यानी प्लस x को है, तो दोनों के डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड इंक्रीज होगी। अगर एक्सीलरेशन प्लस x को है और वेलोसिटी माइनस x को है, हो किसी क्वाड्रेंट में, ये बात हम वेक्टर में आपको समझा चुके हैं, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज होगी। यहाँ पर देखें, एक्सीलरेशन माइनस x को है और वेलोसिटी भी माइनस x को है, ऐसी कंडीशन में दोनों के साइन सेम है, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होगी। इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव का मीनिंग हर समय रिटार्डेशन नहीं होता है, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें। ठीक है, इसका रूल है कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के साइन अगर सेम होंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक, इसके बाद ये बात भी ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टिकल को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है। ठीक इसी तरह से सिंपल पेंडुलम में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो कॉर्नर पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि a आपका जो है वो कांस्टेंट है, ऐसी कंडीशन में हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्वेश्चन को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया जाएगा। जिस समय आप काइनेमेटिक्स की वाली इक्वेशन यूज करते हैं, v = u + at, s = ut + हाफ at², इनके डेरिवेशन जब कैलकुलस मेथड से करते हैं तो ध्यान दें उसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया जाता है। v² = u² + ट्वाइस s। और एक और होता है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, जिसे आप STH लिख देते हैं, u + हाफ a 2t - 1। देखिए, ये जो इक्वेशन है आप स्ट्रिक्टली ये बात समझ लें, ये वेक्टर इक्वेशन है, और इसीलिए हम इसमें जो है वेक्टर फॉर्म में लिखते समय हम इनके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। और इसको जब लिखेंगे तो v.v लिखेंगे, क्योंकि v.v v² होता है, u² + 2a, सॉरी u.u होता है, ट्वाइस a.s, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना, ये वेक्टर में होने की वजह से ये इक्वेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगी। ठीक, और अगर वेक्टर में आप यूज करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक
आपका प्लस और माइनस साइन जो है ऑटोमेटिक रिजल्ट में आता है। ये इक्वेशन जो है फोर्थ वाली, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर सेकंड देती है, यानी जैसे फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, सिक्स सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिक्टली डिस्प्लेसमेंट देती है किसी पर्टिकुलर सेकंड में, ठीक। लेकिन जब हम 1D मोशन की बात करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन की, तो इसमें हम वेक्टर के साइन को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? हम केवल उसमें ये देखते हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ध्यान दें, अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, ठीक। अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव रखते हैं और एक को निगेटिव रखते हैं। प्लस और माइनस साइन का मानना आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चॉइस पर, जैसे हमने किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, मान लीजिए अब वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ को, तो हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक। उससे क्या होगा, जी भी पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, नीचे आने पर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। आप दोनों को नेगेटिव मान लें, इस बात से कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी एक बात और ध्यान रखना कि एक इक्वेशन, इन इक्वेशन के अलावा ये काइनेमेटिक्स की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन कही जाती है, और उससे ये इक्वेशन ड्राइव भी होती है। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। आपको मालूम होगा यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है, वी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है, और एस डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को पुटअप कर दें तो ये इक्वेशन ड्राइव की जाती है, और ये इक्वेशन जो है हमारी, जो हमने लिखी है, ये काइनेमेटिक्स की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन मानी जाती है, ठीक है ना। इन इक्वेशन से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट जो है आपको न्यूमेरिकल बताने के पहले डिस्कस करना चाहेंगे। डेरिवेशन करते समय पहला पॉइंट ये हो गया कि ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। दूसरी बात, कोई भी ग्राफ, यानी ये इक्वेशन जब ही यूज होंगी जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, अच्छी तरह से आप उसको चेक कर लें। दूसरी बात, ये इक्वेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना बात, ये डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिक्टली, ये डिस्टेंस नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन है और इधर को जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस को, तो इस तरफ जब तक ये फॉरवर्ड जाएगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो नेचुरल है कि पार्टिकल जरूर रुकेगा। जैसे आप अगर अर्थ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, पार्टिकल ऊपर जरूर रुकेगा, वेलोसिटी जरूर जीरो होगी, ठीक। तो रिटर्निंग होगी, रिटर्निंग के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होते हैं। जब कभी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए और रिटर्निंग हो, ध्यान से सुनना, जब कभी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए और रिटर्निंग हो, जैसे इधर जा रहा है एक्सीलरेशन, इधर तो वापसी है, तो पहले आप क्वेश्चन में ये पता कर लें कि वेलोसिटी कहाँ पर जीरो होगी, फिर उसे दो पार्ट में डिवाइड करके और तब उसको अलग अलग आप इसको सॉल्व करें। बाकी ये है कि जैसे आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो अगर v वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन आएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक। फिर यहाँ पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप उसी तरह से आप सेट कर लेना। जैसे ये जो हमने ग्राफ बनाया है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का है, ठीक। इसी तरह से अगर आप माइनस होगा v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, t को जीरो रखिए तो v इज इक्वल टू यू हो गया। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, वो उसका जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन देता है, यहाँ एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक। इसी तरह से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो कर्व बनेगा वो पैराबोला होगा, ठीक। तो वो दोनों तरह के कर्व बन सकते हैं। जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो कर्व है, देखिए ग्राफ का प्लॉट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ को प्लॉट करना नहीं आता है तो आप हमारा जो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का एक लेक्चर है कोऑर्डिनेट, जिसमें हमने डिस्कशन किया है, शायद थर्ड लेक्चर है, तो उसमें हमने डिटेल में ग्राफ को प्लॉट करना बताया है। पहली बात ये कि जो जनरल में आपके यहाँ ग्राफ आएंगे वो ये नेचुरल है कि वो स्ट्रेट लाइन होंगे, पैराबोला होंगे, ठीक है ना, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, ठीक। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है
तो जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू पुटअप करते जाएं, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो ग्राफ का काफ़ी आइडिया उससे लग जाता है। तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पर देखेंगे, यस वर्सेस टी, ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला की ये पहचान होती है कि जो उसकी इक्वेशन लिखी जाती है उसमें एक पर स्क्वायर होता है, दूसरे पर नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, टी पर स्क्वायर है लेकिन एस पर नहीं है, तो ये एस की सिमेट्री होगी। ठीक, स्लोप से भी पता लग जाएगा, यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एस वर्सेस टी का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी यहाँ पर कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी। ठीक, अब जरा पॉइंट बात समझें, किसी भी कर्व के अंदर, हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखना कि अगर यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा तो इसका मतलब है कि इसमें रिटर्निंग होगी, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ठीक, ये ग्राफ जो है आपका इस तरह से ना बनकर इसमें जो है वो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा और धीरे धीरे यहाँ पर आगे रिटर्निंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को जरा ध्यान रखना। ये शिफ्टिंग पैराबोला है, ये किस तरह का ग्राफ बनेगा आप किसी ग्राफ को प्लॉट करने में डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसका स्लोप जो है उसका एक आइडिया लग जाएगा। ठीक, जैसे इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो डी एस वाई डी टी इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो u माइनस इसका 2t होगा, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया, ये इस लाइन का स्लोप देगा। ठीक, अब इसमें t 0 रखिए तो स्लोप क्या हो गया, u, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। धीरे धीरे जब t इंक्रीज होगा तो ये स्लोप यहाँ पॉजिटिव है। ठीक, t इंक्रीज होगा स्लोप डिक्रीज होगा। जब आपका स्लोप 0 हो जाएगा यहाँ पर तो ये पार्टिकल रुक गया। ठीक है ना, ये डी एस वाई डी टी है, इसका जो स्लोप है वो आपका वेलोसिटी देगा यानी v देगा, यानी तो उस समय v इज इक्वल टू ए टी होगा। और इसके बाद इसका स्लोप डिक्रीज होने लगेगा, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये रिटर्निंग में आ गया है, यानी कि वापसी आ रही है। तो स्लोप से चेक कर लेते हैं। ठीक, ग्राफ का प्लॉट करना आपको आना चाहिए। ठीक, और एक पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी ग्राफ के अंदर केवल 2-3 पॉइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो ग्राफ का स्लोप, हमने स्लोप के बारे में आपको बता दिया है। दूसरा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व के बारे में समझने की कोशिश करें। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है और आपको किसी ने ग्राफ दे दिया एक्सीलरेशन वर्सेस टी, तुरंत जाए क्वेश्चन पर, इक्वेशन पर। इक्वेशन में v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होगा। तो a इंटू टी का अगर कोई भी ग्राफ प्लॉट है तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, ठीक, वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। ध्यान रहे बात को, यानी कि जो एरिया एटी जो है वो एरिया है और ये देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब आप एरिया निकाल लें, इससे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए एक फार्मूला आपने काइनेमेटिक्स का भी इक्वेशन का पढ़ा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। अब अगर a वर्सेस एस ग्राफ है, ध्यान दें, तो इसको क्या देगा, ए एस यहाँ से निकाल लीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसका आप एरिया निकालिए, जो एरिया होगा वो एरिया आपका जो है वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसमें भी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो फाइनल वेलोसिटी पता लग जाएगी, और अगर मास मालूम है तो मास इसमें पार्टिकल का मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो किसी भी ग्राफ में ध्यान दें, क्या काम आता है, या तो स्लोप। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो चेक करें कि उसमें स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, या एरिया अंडर कर्व। अगर एरिया आप निकाल दें फार्मूले से, चेक करें कि एरिया क्या दे रहा है, या उसमें कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जो ग्राफ है उसकी जो इक्वेशन है उनको भी कहीं कहीं हमने देखा है कि क्वेश्चन लगाने में ज़रूरत पड़ती है। ये जो हमने इक्वेशन आपको बताई है काइनेमेटिक्स में, इसमें ही आप क्या करते हैं, जब मोशन अंडर ग्रेविटी की स्टडी करते हैं तो आप एक्सीलरेशन a को g पुटअप कर देते हैं। रह गया प्लस माइनस साइन का, ये हम न्यूमेरिकल जब आपको 1-2 कराएंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कि कोऑर्डिनेट का, देखिए जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स का, या इसका एक रूल है मैकेनिक्स का कि सबसे पहले आप ऑरिजिन को अटैच करें, एक ऑरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करें ऑरिजिन को, और फिर प्लस और माइनस को डिसाइड करें,
फिर आप इक्वेशन और अदर चीज़ों का यूज़ करें। जैसे आपने मान लीजिए किसी बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव ले लिया तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड इंक्रीज़ होती जा रही है, वो भी पॉजिटिव में वेलोसिटी आएगी। मान लीजिए किसी बिल्डिंग की हाइट से आपने किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, तो नेचुरल है कि जब ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल ऊपर जाके रुकेगा और फिर उसके बाद उसकी रिटर्निंग होगी। ठीक? तो जब ऊपर प्रोजेक्ट करें तो यहाँ पर ओरिजिन को अटैच करें जिस जगह से आप बिल्डिंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अपवर्ड को पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव। जैसे हमने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। ध्यान रहे इन इक्वेशन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जैसे S = UT + ½ AT², हमारा यहाँ नीचे ये टेबल है और इसकी हाइट अगर हमने h ले ली, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये टेबल है और इसकी हाइट हमने बिल्डिंग की h ले ली। मान लीजिए हमने किसी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ऊपर जाके ये फिर नीचे गिर जाएगा। पूरी जर्नी में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई, भले ऊपर गई हो और नीचे आ गई, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो h होगा। अब अगर आपने डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया है तो डाउनवर्ड में नेगेटिव लेने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को -h रखिए। अगर आपने अपवर्ड को जो है वो पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट -h। अगर आपने अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट को +h रखिए। ठीक? अगर आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट +h होगा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जो है वो प्लस में होगी। लेकिन पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट किया तब u नेगेटिव होगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल को आपने ऊपर प्रोजेक्ट करने की कंडीशन में अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया तो फिर u नेगेटिव हो गया, H पॉजिटिव और G पॉजिटिव। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो U पॉजिटिव होगा, G नेगेटिव होगा और H नेगेटिव होगा। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग टू रखें। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बिल्डिंग की हाइट से पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करते समय अगर पार्टिकल ऊपर से नीचे तक आता है और उसमें H को आप डायरेक्ट पुटअप कर दें डिस्प्लेसमेंट को, तो टाइम टोटल जर्नी का आ जाता है। या आप इसको जर्नी को ब्रेक करें, पहले ऊपर का टाइम निकालें और फिर नीचे का अलग निकालें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पहले यूज करें, प्लस और माइनस का आप डिसीजन लें और उसके बाद क्वेश्चन को। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना कि जब कभी किसी सिस्टम से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल उस सिस्टम की वेलोसिटी को गेन कर लेता है और बाकी कोई मतलब नहीं। जैसे एरोप्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टली, मान लीजिए किसी पार्टिकल को आपने ड्रॉप कर दिया, एरोप्लेन तो आगे गया लेकिन जो पार्टिकल आपने ड्रॉप किया है वो एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को गेन कर लेगा, यानी पार्टिकल थोड़ी देर ऐसे जाएगा फिर ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल पाथ पर। ठीक इसी तरह से बिल्डिंग की हाइट से मान लीजिए, छोड़िए, एक बैलून ऊपर जा रहा है और एक बैलून जब ऊपर जा रहा है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, 10 मीटर पर सेकंड है, हम जी की वैल्यू 10 लेंगे। वेलोसिटी अपवर्ड है बैलून की और वो 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर लिया, ठीक, बैलून तो आगे चला जाएगा लेकिन पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अपवर्ड गेन कर लेगा। अब क्या होगा कि पहले वो ऊपर जाएगा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो धीरे धीरे जाकर नीचे गिरेगा। यानी कि जब कभी किसी पार्टिकल को किसी सिस्टम से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल उस सिस्टम की वेलोसिटी को गेन कर लेता है, फिर वो सिस्टम से उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं गेन करता है, केवल वेलोसिटी, क्योंकि वो जब वो स्पेस में आ जाएगा तो वो अंडर ग्रेविटी में चला जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आपको बताई है मोशन अंडर ग्रेविटी में, जरा उसका यूज देखें आप। मोशन अंडर ग्रेविटी में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो हम किसी सरफेस से किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर दें, या हम कहीं हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप कर दें, या किसी बिल्डिंग से हम ऊपर प्रोजेक्ट करें। ये 3 तरह के टाइप जनरली मिलते हैं। तो ये हमारा जो है वो पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड है। हमने u वेलोसिटी से, ये अर्थ का सरफेस है, इसे u वेलोसिटी से वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया। नेचुरल है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब हमने बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच करें, हम अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चूंकि वो डाउनवर्ड है इसलिए वो नेगेटिव ली जाएगी। u पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो v = u - gt, यानी कि जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उसमें बीच में माइनस का यूज करें। दूसरी बात यह है कि जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दें वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, जब रिटर्निंग होने लगेगी तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी नेगेटिव आने लगेगी। ठीक, हमने इसका ये वीटी कर्व प्लॉट किया है। जब बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है अर्थ के सरफेस से तो इसकी वेलोसिटी u है, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी ऊपर जाके डाउन होगी, कम हुई, यहाँ 0 हुई, 0 आने के बाद वापसी होगी तो देखिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गई।
और अर्थ पर स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी माइनस यू होगी, यानी कि उतनी स्पीड होगी, डायरेक्शन पलट जाएगा। फिर उसके बाद अगर जंप करके इलास्टिक कॉलिजन है तो फिर से ये प्लस यू गेन कर लेगा और फिर ऐसे ग्राफ कंटिन्यूअस बनते चले जाएंगे इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर रिटर्निंग होगी तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है फार्मूलों में, अगर इसमें वैल्यू आप पुटअप कर दें तो, ठीक। एक्सीलरेशन यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर ये भी चेक कर लें कि ये वीटी का स्लोप यहाँ नेगेटिव है क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव लिया है। हाँ, ये ध्यान रखना कि कभी किसी एग्जाम में जरूरी नहीं है ये कर्व ऐसा हो, तो ये भी कर सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें। तो यही ग्राफ ध्यान देना, ये ग्राफ ऐसे हो जाएंगे इधर को, क्योंकि तब वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड को नेगेटिव होगी तो माइनस यू से स्टार्ट होगी, तब ऐसे बनेंगे ग्राफ, ऐसे उल्टे हो जाएंगे इसके, ठीक है। और स्लोप तब इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो माइनस जी है, इसलिए हमने इसे नीचे बनाया है ओरिजिन से। ये हमारा यहाँ पर ये ओरिजिन था, ये ओरिजिन था, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल जर्नी निकालना चाहें, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ बॉडी गिर गई, तो टोटल जर्नी में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एस को 0 कर दें, या तो इससे टी निकल आएगा आपका 2u/g। ये भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी निकल आएगा फ्लाइट टाइम, v की जगह माइनस यू पुटअप कर दें। हमने यहाँ पर दिया टोटल जर्नी के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस यू होगी क्योंकि बैकवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ माइनस यू रखें तब भी फ्लाइट टाइम आ जाएगा। तो टोटल जर्नी में जब ऊपर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, जब वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है 2u/g है, ऊपर जाने का टाइम u/g होगा, ठीक। दूसरा केस फ्रीली फॉलिंग का केस होता है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करें, प्लस माइनस का ध्यान रखें। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए यू 0 लिया है। हमने डाउनवर्ड एरो लगा दिया, इसको पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। अर्थ पर स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी v है और स्ट्राइक करने के बाद जंप करेगा ऊपर को तो माइनस वेलोसिटी माइनस v हो गई। यहाँ पर जो vt ग्राफ बनेगा वो हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए यहाँ 0 से शुरू किया है ओरिजिन से, और फिर वेलोसिटी ध्यान दें जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद अर्थ पर स्ट्राइक करके वेलोसिटी पलट के माइनस v हो गई। फिर ये ऐसे कंटिन्यूअस ग्राफ बनते चले जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इसका बहुत इंटरेस्टिंग होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है। जब पार्टिकल यहाँ डाउनवर्ड नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर देख लें कि यहाँ से यहाँ तक की स्लोप पॉजिटिव है, और उसके बाद जब ये पार्टिकल नीचे आने लगेगा तब जो है अब बढ़ जाएगा, तब ये वेलोसिटी देख लो वहां पर नेगेटिव होगी तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ग्राफ जरा इसको कंफर्म करना ठीक से। हमने इसके रिलेशन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया है, आप उसको ध्यान दें। जैसे आपको ये गिवन है कि x = 12t - 2t²। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी गई है ये पोजीशन वर्सेस टी है। x उसका 1D के क्वेश्चन है तो इसलिए x लिखा है। तो x वर्सेस टी टाइम आप पुटअप करते जाएं तो उसका ओरिजिन से या कहाँ पर उसकी पोजीशन होगी तो पता जाएगा। यहाँ पर जो है आपको फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन t = 2 to 5 सेकंड में निकालना है, यानी 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। हमने आपको बताया कि हमेशा जब डिस्टेंस कवर्ड पूछा जाए तो बहुत अलर्ट रहें। सबसे पहले ये पता कर लें कि पार्टिकल बीच में रेस्ट में तो नहीं है। तो यहाँ इसके लिए क्या कैसे मालूम होगा, ये x वर्सेस t है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dx/dt ये डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को 0 लिखें तो t = 3 सेकंड आ गया। इसका मतलब 2 से 5 के बीच में ये बीच में रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। अब देखिए मेथड फर्स्ट, सीधा मेथड हमने पहले यूज किया है कि हमने टाइम t को 1 सेकंड इसमें डाला, x में पोजीशन निकाली तो 10 मीटर आई, फिर हमने 2 डाला तो 16 पर पहुंचाई है, फिर हमने t3 डाला तो 18 पर गया, इधर जर्नी गए। t3 के बाद यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि 3 सेकंड में यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है। उसके बाद पार्टिकल की रिटर्निंग है तो सीधे 5 में निकाला, 5 यहाँ पर पुटअप कर दें तब यहाँ पर 10 आ रही है वैल्यू, ठीक। यानी ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके 2 मीटर इधर गया और 8 मीटर इधर आया। अगर आप सीधे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे अगर इक्वेशन से तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर -6 आएगा क्योंकि 2 जो है वो +x को है और 8 जो है वो माइनस की तरफ जा रहा है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होती है इसलिए 2 - 8 करेंगे तो -6 आएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 + 8 होगी, इसका मतलब 10 मीटर होगी डिस्टेंस, ठीक। ठीक इसी तरह से इसको देखिए जरा, इसके और भी मेथड हैं, आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ से निकालना और आसान है। इसके लिए क्या करें, वीटी कर्व का ग्राफ प्लॉट कर लें। वी क्या है, वेलोसिटी,
12 माइनस 4t, यहाँ t को 0 पुटअप करें तो वेलोसिटी कितनी आएगी 12। देखिए हमने ऊपर 12 से स्टार्ट की है, ठीक। और फिर 2 सेकंड पर वेलोसिटी 4 है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो आ जाएगी। और t3 पर वेलोसिटी 0 अभी निकाली है और t यहाँ 5 पुटअप कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करें कि इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो एरिया अगर इसका निकालेंगे ऊपर वाले का तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, ये नेगेटिव लिया जाएगा। बीटी कर्व में जो ग्राफ का एरिया है वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो अगर दोनों हम एरिया को प्लस कर दें, ऊपर का एरिया 2 आ रहा है, नीचे का एरिया 8 आ रहा है, ध्यान से समझें, अगर दोनों को प्लस कर दें तो डिस्टेंस 10 मीटर आ गई, यहाँ से वेरीफाई हो गया। और अगर दोनों को माइनस कर दें तो -6 मीटर आ गई। तो आप समझ गए होंगे अगर वीटी कर्व आपको कहीं पर भी दिया जाए तो उसमें एरिया अंडर कर्व से, हमने बताया था ग्राफ में 2 ही 3 चीजें काम की है, या तो स्लोप निकाल लें या एरिया निकाल लें। तो यहाँ का एरिया स्लोप इसका एक्सीलरेशन देगा और एरिया है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेगा, विद प्रॉपर साइन यूज का करें, ठीक। एक और मेथड यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालें, अगर वीटी को आप इंटीग्रेट कर दें तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये 2 से 5 के बीच में पूछा है। अगर आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दें, वी डी टी को, वी की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें 12 माइनस 4t और इंटीग्रेट करें, लोअर लिमिट इसकी 2 है, अपर लिमिट 5 है, तो ये -6 आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन, जिन लोगों ने मैथ में एरिया अंडर कर्व किया है उनको ये बात मालूम होगी, इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये रिजल्ट दे देगा आपको -6। और लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 2 से 3 तक अलग निकालें और 3 से 5 अलग निकालें। प्रैक्टिकली आप 2 से 3 निकालेंगे तो 2 मीटर आएगा, जो कि यहाँ पर 2 मीटर आया था फॉरवर्ड जाने में। और अगर आप 3 से 5 निकालेंगे तो -8 आएगा, इसलिए इसका मॉड ले लिया जाए, ठीक। जो नेगेटिव वैल्यू इंटीग्रेशन में दे रहा है तो टोटल एरिया आपका 10 आ जाएगा। हमने 2-3 मेथड आपको बता दिए हैं, जो मेथड आपको ठीक लगे वो पेपर में आप यूज करें। एक क्वेश्चन और छोटा सा है, ये वेलोसिटी है t-2 का मॉड, इसमें डिस्टेंस पूछी है अप टू 4 सेकंड, 0 से 4 सेकंड तक। नेचुरल है कि 2 सेकंड तक ये मॉड है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए आप क्या करें, t-2 में माइनस लगा दें 0 से 2 तक, ठीक। और फिर उसके बाद जो है वो 2 से 4 तक पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये वैल्यू जब माइनस हमने पहले से ही लगा दिया, इंटीग्रेशन इसका -2 देगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, यानी टोटल डिस्टेंस आपकी 4 आएगी। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिन लोगों का मैथ ठीक है वो v = t-2 का मॉड का ग्राफ प्लॉट कर लें और फिर इसका एरिया निकाल लें, उससे भी निकल आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखें, इसमें ये एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर 3 जो है वो पार्टिकल या बॉडी हैं, जो ए करती है मूव टूवर्ड्स बी, बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है, बी टूवर्ड्स सी और सी टूवर्ड्स ए। यानी जब ए चलेगा तो उसका जो फेस है वो बी की तरफ होगा, ये 3 मैन समझ लो हैं, ठीक। और बी का फेस सी की तरफ होगा, सी का फेस ए की तरफ होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये आगे को बढ़ेगा तब ये इधर आ जाएगा, इसलिए ये कर्व में ऐसे आकर और यहाँ सेंट्राइड पर मिलेंगे सिमेट्री से, और हर समय ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा होता चला जाएगा और यहाँ पर मिलेंगे अल्टीमेट। तो इसमें क्या करते हैं, इसके 2 मेथड हैं, एक रिलेटिव वेलोसिटी का भी होता है मेथड, वो आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें डिटेल में है डिस्कशन। तो यहाँ पर ABC जो 3 पार्टिकल्स हैं या मैन है वो सेंट्राइड पर मिलेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल की साइड दी हुई है, साइड ट्रायंगल की A है, आप इसमें cos 60 लगाएं चाहे पाइथागोरस लगाएं, A से D तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करें √3a/2, और फिर ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, क्योंकि C से स्टार्ट होकर C अल्टीमेटली O पर गया है तो इतना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है, ये इसकी 2/3 होती है, इसका मतलब C से O तक की डिस्टेंस A/√3 होगी, ठीक। फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लें C से O के डायरेक्शन में, जैसे इसकी वेलोसिटी u है, इसकी भी u है, तीनों की इक्वल है, तो u का कंपोनेंट इस तरफ होगा u cos 30 √3/2 वैल्यू पुटअप करें तो ये आपकी टाइम आ जाएगा जब ये यहाँ पर मिलेंगे 2a/3u। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, एक ये स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर के कॉर्नर पर जो है वो 4 पार्टिकल रखे हैं, ए बी की तरफ जा रहा है, बी सी की तरफ, सी डी और डी ए, ये अल्टीमेटली सेंटर पर मिलेंगे जाके। इस सेम बिल्कुल क्वेश्चन का मेथड लगाने का, डी से ओ तक की डिस्टेंस निकालिए, स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल a/√2 होगा, उसका हाफ कर दो तो a/√2 डायगोनल होगा, उसका हाफ कर दो तो a/√2, ये डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर से डायगोनल तक की, कॉर्नर तक की, ओ से डी तक की। और फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लें इसके अलोंग, जैसे ये वेलोसिटी u है
तो इसका ये 45 है, तो u पास 45। ठीक, इसी तरह से हेक्सागोनल में 6 पार्टिकल रखे हैं ए बी सी डी ई एफ पर, और ए बी की तरफ बी सी की तरफ ऐसे चल रहे हैं, तो ये कहाँ पर मिलेंगे? सेंटर पर आकर मिलेंगे। ठीक, तो टाइम के लिए इसकी अगर डिस्टेंस ये साइड ए दी है तो ये भी साइड ए होती है, इसमें ए आपका डिस्टेंस हो गई, और जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट ले लें, यहाँ टोटल एंगल 120 है तो 60 होगा, आप u cos 60, तो टाइम ही आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, इनकी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की जो है। इसमें क्वेश्चन और देखें, यहाँ ये एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व है। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व का ये ग्राफ दिया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने अभी थ्योरी में बताया है कि जो एक्सीलरेशन वर्सेस टी है उस इसका स्लोप कुछ नहीं देता dA/dt, ठीक है ना। dA/dt फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है, इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, वो हम थ्योरी में आपको डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी, इसका एरिया निकाल लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 11 है, हाइट 10 है, ये 55 आया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी 55 हो गई। यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन इसमें कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी। एक क्वेश्चन ये भी देखें, ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है, टाइम टी गिवन है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, इसमें रिटार्डेशन पूछा है, तो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे हम तो dt अपॉन dx आएगा। ठीक, या अब ऐसे भी dx बाई dt भी कर सकते हैं आप, तो वेलोसिटी dx बाई dt होता है, कैलकुलस से ये 1 अपॉन dt बाई dx के इक्वल होगा, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया dt बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का 2x हो गया, और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा। ये वेलोसिटी आपकी, इसको रिवर्स कर दीजिए तो वेलोसिटी 1 अपॉन में ही आ गई। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन आ जाएगा dv बाई dt। थोड़ा यहाँ डिफरेंशिएशन में अलर्ट लगना, स्पेशली जिनके पास मैथ नहीं है। ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का 1 है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया है, -1 आएगा, और फिर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका, ध्यान दें, 2 अल्फा और x का dx बाई dt, क्यों हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट है, इसका 0 होगा, dx बाई dt की जगह वेलोसिटी करें, और 1 अपॉन 2 अल्फा x बीटा स्क्वायर है, इसकी जगह v का स्क्वायर होगा, इस इक्वेशन से, ध्यान देना, इस इक्वेशन से, तो v स्क्वायर और dx बाई dt का v मिलकर ये v क्यूब हो गया। अगर रिटार्डेशन पूछा जाए तो माइनस साइन यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, अगर एक्सीलरेशन पूछें तो टिक लगाएंगे आंसर में, -2 अल्फा v क्यूब पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ग्रेविटी का क्वेश्चन चेक करें। इसमें एक ये बैलून है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अर्थ के सरफेस से ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको ऊपर स्टार्ट जर्नी हो रही है। ठीक, इसको दिया हुआ है, आफ्टर 5 सेकंड स्टोन इज रिलीज्ड, 5 सेकंड के बाद स्टोन इससे रिलीज करेंगे, तो टाइम पूछा है अटेंड जब स्टोन अर्थ पर स्ट्राइक करेगा। तो पहले तो इसको निकालेंगे कि 5 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए v इक्वल टू u प्लस at से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ गई, और कितनी हाइट अटेंड करेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइम 5 सेकंड है तो इसलिए 25 हो गया, ये 25 मीटर। इसका मतलब इस समय जो बैलून की पोजीशन है वो अर्थ के सरफेस से 25 मीटर ऊपर, और ये बैलून ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा होगा। अब इस समय एक पार्टिकल को ड्रॉप कर देंगे, हमने आपको थ्योरी में बताया है कि जब कभी किसी सिस्टम से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो वो पार्टिकल उस सिस्टम की वेलोसिटी को गेन कर लेता है, और उसके एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं। तो वेलोसिटी जो पार्टिकल था, वो चूंकि बैलून की वेलोसिटी अपवर्ड है 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए पार्टिकल भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अपवर्ड गेन कर लेगा, ऊपर जाके ये रेस्ट में होगा और फिर वापस नीचे चला आएगा। ठीक, तो इसमें देखिए हम डायरेक्ट यूज की वजह से ये क्वेश्चन बताया है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करेंगे, और ओरिजिन जो है हमने बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेट के सिस्टम में जब तक मिस्टेक नहीं होगी, अगर आप ठीक से कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करेंगे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम ओरिजिन को अटैच करते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं। ओके, तो अपवर्ड पॉजिटिव है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव होगी, और यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और अर्थ पर स्ट्राइक कर रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट -25 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, इसलिए -25 s की जगह लिखें, u को पॉजिटिव लिखें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 लिया है जो कि डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव लिया है। ओके, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करें, इसमें टाइम निकालें, ये लगभग 3.45 या 449 सेकंड आती है। फिर इसमें पूछा है उन्होंने कि बैलून कितनी हाइट पर होगा, तो बैलून चूंकि 5 सेकंड तो यहीं पर लग गया था टाइम, और बाकी टाइम ये आया है, दोनों टाइम प्लस कर दो,
तो टोटल टाइम आपका 8.45 सेकंड हो गया है। इस समय बैलून की जो पोजीशन होगी वो s = ut + ½ at² लगाएं। u बैलून का 0 है। हमने टोटल जर्नी का टाइम ले लिया कि टोटल जब पार्टिकल अर्थ पर स्ट्राइक करेगा उस समय बैलून की पोजीशन क्या होगी, तो उसका टोटल टाइम 8.45 आया। ½ at² लगाएं तो ये आपका बैलून की पोजीशन आ गई है 71.4 मीटर। जो ये क्वेश्चन है अंडर ग्रेविटी के, इसमें कभी भी प्लस और माइनस का साइन लेना नहीं भूलें। ठीक से प्रॉपर चैनल में क्वेश्चन को लगाएं। हाँ देखिए, इसमें ये वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में 6.25 मीटर पर सेकंड, और ये गिवन है कि dv/dt यानी कि रिटार्डेशन गिवन है -2.5 √v। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। ठीक, तो आपको dv/dt गिवन है। नेचुरल है कि जो वेलोसिटी का वेरिएबल है वो dv के नीचे लाइए √v, और dt को इधर हम ले गए। यहाँ पर 0 से t इंटीग्रेट किया, क्योंकि t0 पर इनिशियल वेलोसिटी 6.25 है, तो t0 पर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पुटअप कीजिए 6.25, और एट एनी टाइम t जब वो रेस्ट में आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए अपर लिमिट यहाँ पर 0 लगा दें। देखिए यहाँ पर ये बात गिवन है कि टाइम निकालना है ऑब्जेक्ट का टू कम टू रेस्ट, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया फाइनल, क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेशन करना है जिस पर कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अगर एक्सप्रेशन निकालना हो कि आफ्टर टाइम t वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पर t v डालेंगे, हमेशा ध्यान रखना। इसको आप इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट करने के बाद इसमें जो है इसका 2√v होगा। लोअर लिमिट लगाएं, अपर लिमिट लगाएं, dt का t हो जाएगा। इससे हमारा टाइम 2 सेकंड आ जाएगा। ठीक, वैसे भी ध्यान रखना इन जनरल कि अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन देता है। इसी तरह से एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप dv/dt लिख के, या कभी कभी v dv/ds भी लिखना पड़ता है, जैसा एक्सप्रेशन दिया हो। ठीक है, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसमें ये पार्टिकल का दिया है, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ड्यू वेस्ट। ध्यान दें, एक्सीलरेशन ड्यू वेस्ट है और ये ड्यू ईस्ट है, यानी अपोजिट डायरेक्शन को है। इसमें उन्होंने डिस्टेंस कवर्ड पूछी है 5th सेकंड में। देखिए 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का जो फार्मूला है सेकंड में वो s = u + ½ a2t - 1 है। ठीक, लेकिन याद रखना डिस्टेंस नहीं देता है, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर आपने उसमें इनकी वैल्यू डाल दी तो डाल के देखना वहाँ आंसर 0 आ रहा है, अगर एक्सीलरेशन को नेगेटिव लिया और u को पॉजिटिव लिया। ठीक, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस पूछा है। हमने हमेशा बताया है कि जब डिस्टेंस पूछा जाए तो पहले पता करें कि वेलोसिटी 0 कब हो। तो v = u + at लगाएं, वेलोसिटी फाइनल 0 करें, u 9 है और a को -2 डालें तो t = 4.5 सेकंड में वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब हमें 5th सेकंड में निकालना था, तो 4 से 4.5 तक ये फॉरवर्ड जाएगा और उसके बाद बैकवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4.5 पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर रिटर्निंग होगी। तो हम इसके लिए जो ½ सेकंड की जर्नी है, हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। t = 4 सेकंड पर हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है v = u + at से, जो कि 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रही है। ठीक, ये वेलोसिटी से फिर v² = u² + 2as में वैल्यू पुटअप करें, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही ½ सेकंड के बाद। 4 से 4.5 यानी ½ सेकंड, 4 को हमने इनिशियल मान लिया है। ठीक, ये वेलोसिटी हमारी इनिशियल हो गई अब 1 -2 as, इससे जो डिस्टेंस आ गई 1.4 मीटर, ये 4 से 4.5 सेकंड तक जो ½ सेकंड का टाइम है उसकी जर्नी में ये फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, और इधर को एक्सीलरेशन लग रहा है, रिटार्डेशन है, फिर ये वापस आएगा। तो उसका कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो रिटर्निंग में वो उतनी ही डिस्टेंस चलेगा। इसके मतलब 1.4 और चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस इसका डबल कर दीजिए, यानी कि 1/2 मीटर आएगा। समझ गए ना? तो डिस्टेंस निकालते समय हमेशा अलर्ट रहना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिया है, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एट हाइट h, इट रीच द ग्राउंड एट टाइम t, कैपिटल T, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकंड, और कैपिटल T है यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड।
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया गया है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाइए, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम ऊपर से जो ड्रॉप किया है वहां से पहले हाइट निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी, और टाइम दिया है t/3। यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर की जगह h रख दें तो हाइट हो गई h/9। ये हाइट टावर से होगी। उन्होंने पोजीशन जो आंसर में पूछी है ऑब्जेक्टिव में वो ग्राउंड से, इसलिए h में से h/9 को माइनस कर दें तो 8h/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वेलोसिटी दी है v इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और x 0 पर t 0 है। हमेशा इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको इनिशियल कंडीशन जरूर दी गई होगी, उसको देखकर क्वेश्चन सॉल्व करें। यानी कि t 0 पर ये ओरिजिन पर है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो नेचुरल है v की जगह dx/dt करें। ठीक, तो dx हो जाएगा v dt। जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, एट एनी टाइम पर पोजीशन x है। अब जो t है उसकी जगह आप डायरेक्ट 1 सेकेंड डाल सकते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड के बाद उसने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 1 सेकेंड पुटअप कर दें तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा कि किस पोजीशन पर होगा। इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चन हो उसमें वो ध्यान जरूर रखना अपना लिमिट क्या है, ठीक है ना। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि एक्सीलरेशन का एक फार्मूला v dv/ds भी है, कभी कभी इसकी भी यूज जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन में। ठीक है, जैसा कि आप इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते समय आप इसका यूज करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने काइनेमेटिक्स को आप काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है, इतना सफिशिएंट है। आप लोग अगर और ज़्यादा करना है तो काइनेमेटिक्स के जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, और उसमें लास्ट में जो है वो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं फॉर 11th क्लास होंगे, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, उनको आप सॉल्व करें। ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्टिव दिया है पीडीएफ में उसको सॉल्व करें। ध्यान रहे कि केवल पीडीएफ में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है वो लेक्चर को डिटेल में जरूर सुनना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।